उसने ये किया कि अब हमको युद्ध नहीं लड़ना है, डीमिलिटराइज कर दिया उसने अपने आप को। डीमिलिटराइज क्यों कर दिया? क्योंकि उसने देख लिया था ना युद्ध लड़के, उसने समझ लिया कि मिलिट्री को पावरफुल बनाने के बाद और वर्ल्ड वॉर में लड़ने के बाद हम कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, कितना नुकसान हुआ, इसको समझ में आ गया। जब उसको लगा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आया। दिस हैड आर्टिकल 9, द सो कॉल्ड नो वार क्लॉज। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 ऐड किया उसने, और आर्टिकल 9 में वो क्या लेकर के आया? नो वार क्लॉज। बोले अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, है ना, सीख ले ली। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि किसी बहुत बड़े क्रिमिनल से मिलो आप बुढ़ापे में, तो वो आपको समझाएगा बेटा लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं, है ना, बहुत बेकार चीज़ है। तो यही इनका अनुभव था ना। 2 वर्ल्ड वार लड़ चुके थे, वही दोनों ग्रुप थे, एक तरफ इटली, जापान, जर्मनी, दूसरी तरफ अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना। दोनों ने अपनी अपनी ताकत आजमा ली खूब अच्छी तरीके से। फिर समझ में आया कि ये युद्ध में कुछ नहीं रखा, है ना। जैसे लोगों को बुढ़ापे में समझ में आता है, जिंदगी भर लगे रहते हैं कमाने में, खूब संपत्ति जोड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, बहुत पैसा इकट्ठे करते हैं जिन बच्चों के लिए, और बाद में वही बेटा बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ के चला आता है। तब समझ में आता है यार अब तो बेवकूफ़ ही थे यार, जिंदगी भर क्या कर रहे थे, ये क्या कमाया हमने, क्या कमाया हमने जिंदगी में? हमने ये नहीं कमाया कि कोई हमारी देखभाल कर सके। हम बच्चों को संस्कार, पैसा तो बहुत दिया, तब उसे समझ में आता है कि पैसा तो बहुत दिया हमने बच्चों को, सारी सुविधाएं दी, लेकिन हम वो संस्कार नहीं दे पाए जिनकी ज़रूरत थी, जिनसे वो बुढ़ापे में ये सीखता कि नहीं हमारी जिम्मेदारी है, इनकी हमें देखभाल करना है। जिसको हमने चलना सिखाया, जिसको हमने सबको सिखाया, जिसको हमने पढ़ाया लिखाया, उसको हम ये नहीं सिखा पाए कि बेटा जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वही बुढ़ापे में तुम्हें मेरे लिए करना, बस इतना नहीं सिखा पाए। पैसा तो बहुत कमा के दिया, इतना पैसा कमाया कि जिसकी कोई था नहीं है। और बता दूं, सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम में पेरेंट्स मिलेंगे वो हमारे आपके नहीं मिलेंगे, गांव के लोगों के नहीं मिलेंगे, साधारण परिवार वालों के नहीं मिलेंगे। वो तब भी कोशिश करेगा, सारा पैसा लगा देगा माँ बाप के इलाज में, खर्च में, पैसे वालों के मिलेंगे। एक ब्रिटेन में है, दूसरा जर्मनी में, है ना। माँ बाप यहाँ डले हैं, वो कह रहे टाइम ही नहीं है हमारे पास, तुम्हारी बीमारी देखेंगे हम अपना प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं। आएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो बोले चलो तुम्हें छोड़ देते वृद्धाश्रम, रोज रोज फ़ोन करते हो, परेशान करते हो हमें, है ना, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो ऐसे ही लोगों के ज़्यादा जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो पैसे के साथ साथ क्या देना है? संस्कार देना है। और वो संस्कार जो है वो, लेकिन ये समझ उसको कब आती है? जब समय निकल चुका होता है। ऐसे ही इनको समझ आ गई 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सबको समझ में आ गया कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया का कोई भी युद्ध हो, व्यक्तिगत युद्ध हो या देशों के बीच का युद्ध हो, अंत में परिणाम क्या आता है? सुलह। बहुत सारे मर्डर हो जाते हैं, हमने देखा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें भी बदले में और मर्डर हो जाते हैं, बहुत चलता रहता, बहुत समय तक क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है एक दूसरे को लेकर के। अंत में क्या होता है? समझौता कर लो, और कोई चारा नहीं है। अदालतें भी 90% केसेस में समझौते ही कराती है ना, और वही मानना पड़ता, अंतिम सत्य वही है। तो जापान ने भी क्या किया? नो वॉर आर्टिकल 9 ऐड कर दिया, नो वॉर क्लॉज ऐड कर दिया कि अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। रिनाउंस द यूज ऑफ वार एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, agrarian reforms, the re-establishment of trade unions and attempt to dismantle the Zaibatsu or large monopoly houses that dominated the Japanese economy were also carried out। मतलब इस तरीके का सिस्टम बनाया गया बड़े बड़े इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का डेवलपमेंट किया गया, हाउसेस का डेवलपमेंट किया गया, नो वार क्लॉज ऐड करके मिलिट्री को डिमिलिटराइज कर दिया गया, इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए।
Political parties were revived and the first post-war election held in 1946 पर women voted for the first time। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज का भी रिवाइवल कर दिया गया। एम्परर का सिस्टम खत्म हो गया 1946 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें पहली बार वुमेन को राइट टू वोट मिला जापान में 1946 में। नोट कर लीजिएगा। फ्रांस में भी 1946 में ही मिला था। दुनिया के ज़्यादातर देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दिए वुमेन को राइट टू वोट। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश था जिसने 1920 में वुमेन को राइट टू वोट दे दिया था। नहीं तो उससे पहले खूब क्रांतियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिला। वुमेन को राइट टू वोट 1920 में दुनिया में पहली बार मिला न्यूजीलैंड में, और उसके बाद फिर और देशों में मिलना शुरू हुआ। हमने तो आज़ादी के साथ ही दिया, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हमने तुरंत दिया, क्योंकि उसके पहले तो हम दे ही नहीं सकते थे। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, वोटिंग सिस्टम ही नहीं था, तो हमने ये किया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेमोक्रेटाइज्ड ओनली, नहीं कहीं और थे। अच्छा, स्टार्ट। द रैपिड रीबिल्डिंग ऑफ द जापानीज इकोनॉमी आफ्टर इट्स सैटिंग डिफीट वाज कॉल्ड द पोस्ट वार मिरेकल। और एकदम से जापान फिर से खड़ा हो गया। भाई इकोनॉमी पूरी तरह तहस नहस हो गई थी ना, अस्त व्यस्त हो गई थी आर्थिक व्यवस्थाएं, लेकिन फिर से खड़ी हो गई। इस चीज को क्या कहा जाता है? मिरेकल, पोस्ट वार मिरेकल। मतलब युद्ध के बाद जापान ने क्या कर दिया? मिरेकल कर दिया, जादू सा कर दिया। एकदम से फिर से रिवाइव कर लिया अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को फिर से खड़ा कर लिया। दुनिया को क्या लग रहा था? जापान का काम नहीं बचेगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा, पैर तोड़ दिया हमने उसके। समझ रहे हैं? मुझे उस बालक का नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे ही एक जो है लड़का था, बाद में उसने ओलंपिक मेडल जीता। मैंने अपनी इंग्लिश की बुक में एक स्टोरी पढ़ी थी, तो मुझे वो पूरी याद नहीं आ रही स्टोरी, उसका नाम याद नहीं आ रहा, और कौन से ओलंपिक में उसने मेडल जीता मुझे ये याद नहीं आ रहा, और वो किस कंट्री का था। लेकिन स्टोरी इतना सा मुझे याद है कि एक बालक जो है 8 या 9 साल की उम्र में कमर से नीचे का हिस्सा उसका धड़ क्या हो जाता है? बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो बैठ भी नहीं सकता ढंग से, लेटे ही रहता है। ठीक है, चलना तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब ज़िंदगी में कभी चलेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? वही हालत जापान की कि बस ख़त्म इनकी कहानी, अब इनका कुछ नहीं होना, अब ये नहीं सुधर सकते कभी। लेकिन वो लड़का जो है, उसके घर के बाहर एक बाउंड्री हुआ करती थी, उसमें तार बंधे रहते थे। तो पहले उसने घिसलना शुरू किया, ऐसे ही ज़मीन पे उसको पेरेंट्स बिठाल देते थे, बैठो, तो वो घिसटता रहता था, इधर से उधर, इधर से उधर घिसटता रहता था। देखिए उसका एम्बिशन, देखिए उसका जज्बा, देखिए। फिर वो प्रयास करने लगे अकेले ही, धीरे धीरे मैं खड़ा होऊंगा, मैं चलूँगा, मैं एक ना एक दिन चलूँगा, मैं चल के दिखाऊँगा, है ना। और वो फिर वो खम्भों को पकड़ के जो है कैसे भी धीरे धीरे खड़ा होने लग गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है उन तारों को पकड़ के वो बाउंड्री का चक्कर लगाने लग गया, चलने लग गया, है ना। तो खून दौड़ा शरीर में। डॉक्टर ने कह दिया आप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका वो देखिए मिरेकल, देखिए उसका जज्बा, देखिए। वो कह रहा था कि नहीं मैं चलूँगा, तो वो कोशिश करता था, पैसे ऐसे ही घसीटता रहा। घिसने के बाद फिर खड़ा होने लग गया, खड़े होने के बाद वो बाउंड्री के तार पकड़ करके चलने लग गया। चलते चलते फिर बाद में वो धीरे धीरे तेज चलने लग गया। तेज चलने के बाद वो दौड़ने लग गया, और दौड़ने के बाद रनिंग में ओलंपिक मेडल उस व्यक्ति ने जीता। सोचिए, तो वही स्थिति जापान की है कि लोग कहते थे कि जापान खत्म, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, एटॉमिक बम ब्लास्ट हो गया यहाँ, तो अब तो ये सैकड़ों साल लग जाएंगे इनको दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने में। लेकिन तुरंत अगले ही 4-5 सालों में जापान फिर वैसा का वैसा ही। दिस इज कॉल्ड पोस्ट वॉर मिरेकल। जादू सा कर दिया जापान ने, अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश किया, फिर से खड़ा किया। But it was more than that, it was firmly rooted in its long history। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? जापान का लंबा इतिहास। कौन सा इतिहास? एम्बिशंस का इतिहास, अपने आप को फिर से खड़ा कर लेने का इतिहास, अपने आप को मॉडर्नाइज करने का इतिहास। पूरे चैप्टर में आप पढ़ते आए हैं पीछे की कैसे उसने देखा कि एक कमेटी बना के भेज दी कि जाओ बेटे पूरे यूरोप में देख करके आओ कि इनके पास ऐसा क्या है
ये पूरी दुनिया में कॉलोनी बना रहे हैं तो हम नहीं बना सकते। कैसे मॉडर्नाइजेशन किया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके, मिलिट्री का, वो सब किया था ना उन्होंने। तो वो जो इनकी हिस्ट्री थी, कुछ कर गुजरने की हिस्ट्री, दुनिया में वेस्ट को देख करके उसके साथ कंपटीशन करने की हिस्ट्री। आप किसके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं? अपने अगल बगल वालों से। ये नहीं है आपके कॉम्पिटिटर। अगर आपने कोई बड़ा कंपटीशन देने का ख्वाब देखा है, जैसा ह्यूमैनिटीज के ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमें यूपीएससी में जाना है, तो ये क्लास आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है, ये तो कहीं नहीं है। कितने लाख लोग आएंगे? 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। 5 लाख लोग शौक में और 5 लाख लोग सीरियसली। ठीक है, क्या होगा? 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, जिसमें से 5 लाख शादी के लिए और 5 लाख नौकरी के लिए। मतलब समझ रहे ना? शादी के लिए कैसे? बोले लड़का दिल्ली में मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा है, बस IAS बन के ही आएगा। ठीक है, वैसे तो वो मना कर रहा है शादी के लिए अभी, कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तब करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा पीछे पड़ रहे हो तो हम कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया जाल बिछाया, 10-20 लाख दहेज ले लिया किसी से, अगले दिन वो घर पे बस हो गई यूपीएससी। 5 लाख लोग ऐसे होते हैं, है ना? मतलब फॉर्म भर दिया तो परीक्षा ही देने नहीं है, बस फॉर्म भर दिया। लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फॉर्म भर दिया। 5 लाख लोग तो ऐसे हो गए। बचे 5 लाख, उसमें से 4 लाख लोग इसलिए परीक्षा देने जाते कि यार फॉर्म भर दिया है तो लाओ दे ही आते, प्री एग्जाम तो दे ही आते हैं। लड़के नातियों से कहेंगे कि हमने भी यूपीएससी दिया था, IAS का एग्जाम। 4 लाख लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, 1 लाख लोग सीरियस होते हैं। 1 लाख लोग सीरियस तैयारी करते हैं, जिसमें से 15,000 प्री क्वालिफाई करते हैं। जिसमें से अब 10 लाख में से संख्या कितनी रह गई? केवल प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कितने बचेंगे? 15,000 बचेंगे। वो आपके सीरियस कॉम्पिटिटर हैं। देश में 130 करोड़ लोगों में से 15,000 लोग। ठीक है, वो आपके सीरियस कॉम्पिटिटर हैं। उस 15,000 में से फिर 3,000 बचेंगे जो इंटरव्यू फेस करेंगे, और उस 3,000 में से 1,000 जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, 2,000 उसमें से भी वापस हो जाएंगे। यानी कि 10 लाख से गिनती शुरू होगी और 1,000 पे आके ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये क्लास आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है। आपके कॉम्पिटिटर पूरी देश में फैले हुए लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए लोग हैं, है ना? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यस, कमिंग। हैप्पी बर्थडे। व्हाट्स योर नेम? क्लास जी। तो समझ गए? जापान ने अपने आप को क्या कर लिया? फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि उसकी हिस्ट्री अच्छी थी। उसकी हिस्ट्री संघर्षों की थी, उसका इतिहास संघर्षों का था, है ना? संघर्ष आपको भी बहुत करना है। संघर्षी जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। ये देखो बगल में शुरू हो गए तो बस लगे पड़े, है ना? ये भी सोच रहे हैं हम कुछ करेंगे जिंदगी में, ताली बजा बजा के। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेमोक्रेसाइज्ड। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने डेमोक्रेसाइज कर दिया, यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम सही ढंग से लागू कर दिया। पहले उतना अच्छा नहीं था। और जैसी उसकी हिस्टोरिक ट्रेडिशन थी, पॉपुलर स्ट्रगल्स की, इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट की, विथ हाउ टू ब्रॉडन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो उसने कोशिश की कि कैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को ब्रॉडन किया जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, जितने ज़्यादा लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा उतने ही सफलता मिलेगी आपको। अगर आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ठीक नहीं है तो समझ लो कि आपकी डेमोक्रेसी फेल है। हिंदुस्तान की बात कर लो आप,
बहुत सारे बेवकूफ़ टाइप के लोग रामायण की एक चौपाई सुनाएंगे वोटिंग वाले दिन को, उन्हें पोहे हमें कहानी चेरी छाड़ ना हुई है रानी। बोले हम क्यों जाए वोट डालने, कोई कर देगा क्या हमारे लिए, कुछ नहीं करेगा। वो 6 महीने बाद मिलेंगे, बोले पेट्रोल बहुत महंगा हो गया साहब, इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए सरकार ने, अब क्या करें, पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, सब कुछ महंगा। अरे तुम तो वोट डालने नहीं गए थे तो तुम्हें तो कहने का अधिकार ही नहीं है कि क्या महंगा और क्या सस्ता। 70% लोग वोट डालने जाते, 30% लोग हिंदुस्तान में वोट डालने नहीं जाते, बल्कि 34-35%। एवरेज जो वोटिंग का रेशियो है 65-66% है हिंदुस्तान में, सारे इलेक्शंस का एवरेज जब आप निकाल देंगे तो। और कितने परसेंट लोग फिर नहीं गए वोट डालने, 35% लोगों ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं किया। और हिंदुस्तान में मेजोरिटी कितने परसेंट वोट पे आती है, 35 से 40% वोट जिस पार्टी को मिल जाए वो पूर्ण बहुमत ले आती है। तो आप सोचो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट है कि माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, 35% की गवर्नमेंट है, 65% की नहीं है। क्यों, क्योंकि 35 तो पहले ही रेस से बाहर हो गए, IAS के एग्जाम की तरह परीक्षा ही देने नहीं गए, फार्म भरा था बस शौक में, वोट बन गया, वोट नहीं डाला, है ना। सबसे बड़ा राइट जो हमारे पास डेमोक्रेसी में होता है, यूज ही नहीं किया उसको। एक तो हथियार मिला 5 साल में चलाने को, 5 साल में एक बार चला सकते हैं, वो हथियार है आपके पास, वो भी आपने चलाया नहीं। तो सोचो 5 साल बाद नहीं चलाया तो फिर अगले 5 साल के लिए गए आप, 10 साल के लिए बेकार हो गए इसका मतलब। तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया, है ना। हमारे यहाँ उतना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं है, 35% लोग वोट डालने नहीं जाते, 65% डालने जाते हैं, और उसमें से 35 से 40% वोट जिस पार्टी को मिल जाता है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है, फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट बन जाती है इंडिया में। अब सोचो कि वो मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, जितने में सरकार बनी उतने % लोग तो वोट ही डालने नहीं गए। अगर वो 35 भी गए होते तो हो सकता है नतीजा कुछ और होता, तो क्या होता, परिणाम बदल सकते थे। और तभी आपको कहने का हक है डेमोक्रेसी में, तभी आपको चिल्लाने का हक है बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, क्योंकि आप पार्टिसिपेट तो करो। आप तो वही नहीं कह रहे तो आपको कोई अधिकार नहीं कहने का। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ाया है। सोशल क्वेश्चन ऑफ द प्री-वॉर ईयर्स वाज स्ट्रेंथन्ड। जो सोसाइटी थी, जो सोशल सिस्टम था वहाँ का, जो सोशल हायरार्की थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसको और उन्होंने स्ट्रेंथन किया, उसको और उन्होंने मजबूत बनाया। समाज जहाँ का मजबूत होता है, लोगों में कॉपरेशन होता है, यूनिटी होती है, वो देश जल्दी